हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम अपना सेकेंड लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं और हमने अकाउंट का जो डेफिनेशन स्टार्ट किया था वो अभी हमारा प्रोसेस में है और उसके पार्ट को ही हम सीखने जा रहे हैं, जो कि हमारा टॉपिक है आज का आइडेंटिफिकेशन। तो चलिए हमारे लेक्चर को स्टार्ट करते हैं आइडेंटिफिकेशन से। बेटा, ये जो आइडेंटिफिकेशन वाला पार्ट है, ये जो आइडेंटिफिकेशन वाला पार्ट है, मैंने आपको बताया था आइडेंटिफिकेशन मीन्स ये कि टू फाइंड वेदर द ट्रांजैक्शन इज़ कैपिटल और रेवेन्यू इन नेचर। क्यों सर हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? बिकॉज अगर आपका जो ट्रांजैक्शन है, जो भी आपने बिजनेस ट्रांजैक्शन किया है, अगर वो कैपिटल इन नेचर होगा तो आपको उसे बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अगर वो ट्रांजैक्शन रेवेन्यू इन नेचर होगा तो आपको उसे प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो किसी भी ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है कि वो कैपिटल इन नेचर है या फिर रेवेन्यू इन नेचर है। ठीक है, तो हम अभी यहाँ पे क्या सीखने वाले हैं, कैपिटल ट्रांजैक्शन जो होते हैं उनके फीचर्स को हम यहाँ पे सीखने जा रहे हैं। उसी तरीके से हम रेवेन्यू ट्रांजैक्शन के फीचर्स को भी सीख लेंगे। ठीक है, चलिए। ये हमारा बेटा ट्रांजैक्शन है जो यूनिट नंबर 2 में है। अब आप बोलोगे सर आपने यूनिट नंबर 1 कंप्लीट किया नहीं, आप यूनिट नंबर 2 पे आ गए। तो बेटा ऐसा है कि यूनिट नंबर 1 जो है वो टोटली थ्योरेटिकल चैप्टर है। उसको अगर हम अभी डिस्कस करने जाएंगे तो आपको लेक्चर बहुत बोरिंग लगेंगे। तो मैंने क्या किया है, जो लेक्चर्स हैं उसमें कुछ थ्योरी पार्ट और कुछ प्रैक्टिकल भी हैं। तो मैंने क्या किया है, थोड़ा सा हम थ्योरी पढ़ेंगे और उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को करेंगे। तो थ्योरी और प्रैक्टिकल का कॉम्बिनेशन करके हम अपने लेक्चर को प्रोसीड करेंगे, जिसकी वजह से ना ही आपको लेक्चर बोरिंग लगेगा और उसके साथ साथ क्या होगा, आपका लेक्चर जो है वो अच्छे से कंप्लीट भी हो जाएगा और हमारा थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी कंप्लीट होता रहेगा। मैं एक बात और बताना चाहूँगा आपको इस स्टडी मटेरियल के बारे में। सबसे बेस्ट जो स्टडी मटेरियल है वो हमारे इंस्टीट्यूट का है, बट वो स्टडी मटेरियल बहुत डिटेल्स में है। बिकॉज़ वो स्टडी मटेरियल इस तरीके से बनाया गया है कि कोई भी स्टूडेंट सेल्फ स्टडी के लिए दैट बुक इज़ वेरी मच सफिशिएंट। बट आप मेरे साथ यहाँ पे लेक्चर में सिलेबस को कवर कर रहे हो, तो मैंने क्या किया है, वो जो थ्योरी वहाँ पे डिटेल्स में है उसको मैंने अपने नोट्स में समरी करके रखा है और मैंने इंस्टीट्यूट के हर एक क्वेश्चंस को यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, आपको जो भी क्वेश्चंस एंड आंसर मैं यहाँ पे कराऊंगा तो वो आपको इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में मिल जाएंगे। और जो चीज़ें आपको यहाँ पे सिंप्लीफाई लगती है आप उसका एक नोट्स बना के अपने पास रख लीजिए। नोट्स बनाने से आपको एक और बेनिफिट होगी कि ये चीज़ें जो हैं, अगर हम खुद अपने बुक में नोट्स बना के लिखते हैं तो चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरीके से याद हो जाती है। तो ये बात था, मैं आपको स्टडी मटेरियल के बारे में बता रहा था। अब हम अपना लेक्चर प्रोसीड करते हैं विथ कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजैक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे लेक्चर को। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कैपिटल ट्रांजैक्शन के बारे में। कैपिटल ट्रांजैक्शन क्या होते हैं बेटा? कैपिटल ट्रांजैक्शन जो है, जो भी ट्रांजैक्शन, देखिए बेटा, कैपिटल हो या रेवेन्यू हो, वो ट्रांजैक्शन का बाइफर्केशन जो है वो टोटली डिपेंड ऑन द बेनिफिट है। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है बेनिफिट। जो भी ट्रांजैक्शन आप कर रहे हो, बिजनेस ट्रांजैक्शन कर रहे हो, अगर उस ट्रांजैक्शन की वजह से आपको जो बेनिफिट मिलने वाला है वो अगर 1 साल से ज़्यादा का बेनिफिट मिलने वाला है तो उसे हम कैपिटल बोलेंगे, और 1 साल से कम का बेनिफिट मिलने वाला है तो उसे हम रेवेन्यू ट्रांजैक्शन बोलेंगे। तो आपको एक बात बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में रखनी होगी कि कोई भी ट्रांजैक्शन हम पढ़ रहे हैं तो पहले तो हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि वो हमें कितनी बेनिफिट दे रही है, वो ट्रांजैक्शन से हमें कितना बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि उसके बेसिस पे आइटम्स को डिवाइड करना बहुत ही आसान हो जाएगा कि वो कैपिटल है या फिर रेवेन्यू है। ठीक है, चलिए देखिए, फर्स्ट पॉइंट जो है कैपिटल ट्रांजैक्शन का वो है ड्यूरेशन। ड्यूरेशन में क्या है, रिकॉर्ड लॉन्ग टर्म ट्रांजैक्शन दैट इज पेमेंट एंड रिसीट
more than 1 year and it is not regular in nature, example purchase of fixed assets. लॉन्ग टर्म ट्रांजेक्शन, जो ट्रांजेक्शन डेली नहीं होते, रेगुलर नहीं होते, जो नॉट इन रेगुलर हैं, उसे हम बोलते हैं कैपिटल ट्रांजेक्शन. ठीक है, जो ट्रांजेक्शन रेगुलर नहीं होते, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया है परचेज ऑफ फिक्स असेट्स. बिजनेस में फिक्स असेट्स को परचेज क्यों किया जाता है? ताकि प्रोडक्शन करने के लिए, बिजनेस में यूज़ करने के लिए. बट फिक्स असेट्स जो भी होता है बेटा, वो आप डेली परचेज नहीं करते. फिक्स असेट्स एक बार आप परचेज करते हो और जिसका बेनिफिट आप सालों के सालों करते हो. फॉर एग्जांपल, मैंने एक लैपटॉप परचेज किया है अपने बिजनेस के लिए, तो मैं उसका बेनिफिट मोर देन 1 ईयर यूज़ करूँगा, तो ये मेरा कैपिटल ट्रांजेक्शन होगा. ठीक है, मैंने मशीनरी कोई परचेज की है तो वो मेरा कैपिटल ट्रांजेक्शन होगा, बिकॉज उस मशीनरी को मैं यूज़ कर रहा हूँ इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. और नॉर्मली मशीनरी का बेनिफिट हमें 1 साल से ज़्यादा मिलता है. ठीक है, तो ये फर्स्ट पॉइंट आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा. सेकेंड पॉइंट भी अपना डिस्कस ऑलरेडी हो चुका है, बेनिफिट, लॉन्ग टर्म बेनिफिट. कैपिटल ट्रांजेक्शन प्रोवाइड लॉन्ग टर्म बेनिफिट. थर्ड जो पार्ट है वो रिकॉर्डिंग का है, ये भी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है. कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन बैलेंस शीट. ठीक है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे चालू होने जा रहा है, आपको बहुत ध्यान से इसे समझना है, बिकॉज आगे के जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है उसमें ये चीज़ें बहुत बार रिपीट हुई हैं. जैसे एक्सपेंडिचर, सपोर्टिंग एक्सपेंडिचर इज कैपिटलाइज, एग्जाम्पल डिलीवरी, इंस्टॉलेशन, इम्प्रूवमेंट. ठीक है, अब यहाँ पे है बेटा जो सपोर्टिंग एक्सपेंडिचर है. सपोर्टिंग एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? सपोर्टिंग एक्सपेंडिचर का मतलब ये होता है कि जैसे यहाँ पे मैं इन रिलेशन विथ कैपिटल ट्रांजेक्शन बता रहा हूँ आपको, इन रिलेशन विथ कैपिटल ट्रांजेक्शन. कैपिटल ट्रांजेक्शन करते वक्त कुछ आपने सपोर्टिंग एक्सपेंसेस को खर्चा किया. फॉर एग्जांपल, जैसे आप एक मशीनरी परचेस कर रहे थे. ठीक है, मशीनरी का कॉस्ट है ₹1 लाख. अब मशीनरी से रिलेटेड कुछ सपोर्टिंग एक्सपेंडिचर है जो आपको इनकर्ड करने पड़े. फॉर एग्जांपल डिलीवरी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट. जब भी आपने मशीनरी परचेस की तो मशीनरी का कॉस्ट था ₹1 लाख, बट जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट था वो 5,000 का था. मशीनरी को आपके फैक्ट्री तक लेके आने का कॉस्ट जो था 5,000 था. तो ये जो 5,000 रुपये आपने खर्चा किया है ट्रांसपोर्टेशन का, उसे आपको कैपिटलाइज करना पड़ेगा. जो कैपिटल असेट्स मशीनरी आपने परचेस किया है उसके कॉस्ट में उसे ऐड करना पड़ेगा. इसे हम बोलते हैं कैपिटलाइजेशन. समझ में आया आपको बेटा? देखिए, नॉर्मली ट्रांसपोर्टेशन जो एक्सपेंस होते हैं वो रेगुलर इन नेचर होते हैं. बिजनेस के लिए आप ट्रांसपोर्टेशन रेगुलर इन नेचर होते हैं. फॉर एग्जांपल, आप रॉ मटेरियल परचेस करते हो प्रोडक्शन के लिए, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज़ अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बिकॉज वो रेगुलर इन नेचर है. बट आप अगर फिक्स असेट्स को ही परचेस कर रहे हो और वहाँ पे आपने ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इनकर्ड किया है फॉर दैट पर्टिकुलर असेट्स, तो वो आपका क्या हो जाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट माना जाएगा. तो आपको बस इतना सा ध्यान रखना है, कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए आप कोई ऐसे खर्चे करते हो जो उसके सपोर्टिंग में है, तो उसे भी हम कैपिटलाइज कर देंगे. यहाँ पे एक एग्जांपल था डिलीवरी का, दूसरा एग्जांपल था इंस्टॉलेशन का. मशीनरी परचेस करने के पास जब आप अपने फैक्ट्री में लेके आते हो तो मशीनरी को आपको इंस्टॉल करना पड़ता है. ठीक है, उसके बाद हम उसे यूज़ करेंगे. तो इंस्टॉलेशन करने के लिए मशीन को आपको एक जगह फिट करना पड़ता है, फिटिंग. मशीनरी को फिटिंग करने के लिए आपको एक्सपेंस लगेंगे, रॉ मटेरियल लगेगा, लेबर का कॉस्ट लगेगा. तो ये जो भी कॉस्ट आप इनकर्ड करोगे इसे भी आपको कैपिटलाइज करना पड़ेगा. फॉर एग्जांपल, आपने 10,000 का कॉस्ट यहाँ पे इनकर्ड कर दिया फॉर द रॉ मटेरियल और इंस्टॉलेशन और लेबर के लिए. तो आपका टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा मशीनरी का? मशीनरी का बेटा यहाँ पे टोटल कॉस्ट हो जाएगा 10,000 ऑफ द मशीनरी कॉस्ट, 5,000 इज डिलीवरी चार्ज दैट इज ट्रांसपोर्टेशन एंड 10,000 रुपीज़ वॉज द इंस्टॉलेशन कॉस्ट. तो आपका टोटल कॉस्ट हो जाएगा 1,15,000. ठीक है, यहाँ पे चलिए, आई थिंक एक्सपेंडिचर वाला पार्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका इम्प्रूव. एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू इम्प्रूव द प्रेजेंट कंडीशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एंड कॉस्ट एडेड टू द कॉस्ट ऑफ असेट्स. देखिए बेटा, कोई भी अगर आपने ऐसा एक्सपेंडिचर किया है फॉर द पर्पज ऑफ कैपिटल ट्रांजेक्शन, मतलब कैपिटल असेट्स के लिए, असेट्स के लिए
आपने कोई ऐसा एक्सपेंडिचर किया है जिसकी वजह से उसकी कैपेसिटी बढ़ गई। फॉर एग्जांपल आपने मशीनरी, जो अभी हमने हमारे एग्जांपल में हमने मशीनरी परचेस की थी, उसकी कैपेसिटी थी 10,000 यूनिट पर मंथ। पर मंथ जो प्रोडक्शन उस मशीन से आता है वो 10,000 यूनिट का आता है। ठीक है, अब आपने क्या किया, एक ऐसा एक्सपेंडिचर किया उस मशीनरी में, आपने कुछ नए पार्ट लगा दिए या फिर कुछ ऐसा उसमें इम्प्रूवमेंट किया कि जिसकी वजह से वो जो 10,000 का प्रोडक्शन था वो बढ़ के आपका 12,000 हो गया, 12,000 हो गया। तो यहाँ पे 10,000 का प्रोडक्शन बढ़ के कितना हो गया, 12,000। तो मशीन के प्रोडक्शन की कैपेसिटी बढ़ गई। ठीक है बेटा, और इसकी वजह से आपने 10,000 का एक्सपेंस इनकर्ड किया है उसकी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। तो ये जो 10,000 रुपीज़ है ये भी आपके मशीनरी के कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। तो अब आपका मशीनरी का कॉस्ट टोटल कितना हो जाएगा, 1,50,000 हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया था, उसमें हम 10,000 और ऐड कर देंगे तो आपके मशीनरी का टोटल कॉस्ट जो है वो 1,25,000 हो जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है आपका रिजल्ट। ऑल कैपिटल एक्सपेंडिचर इवेंचुअली बिकम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लाइक डेप्रिसिएशन। क्या है यहाँ पे, ऑल एक्सपेंडिचर इवेंचुअली बिकम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लाइक डेप्रिसिएशन। इसका मैं आपको एक एग्जांपल देके यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, इसका मतलब ये है कि कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर अल्टीमेटली वो क्या बन जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैसे, देखिए। अच्छा, ये बात आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से कब समझ में आएगी, जब हम ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का डेफिनेशन देख लेंगे। तो मैं इसका डेफिनेशन जब आपको करा दूंगा तो साथ में मैं एग्जांपल के साथ अभी आपको समझा दूंगा। नेक्स्ट है आपका मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग जो है बेटा एक कॉन्सेप्ट है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है। मैचिंग का मतलब, कॉन्सेप्ट का मतलब ये होता है कि जो ईयर में आपने एक्सपेंडिचर किया है उसी ईयर में आपको उसका बेनिफिट मिलता है। जो ईयर में आपने एक्सपेंडिचर किया है उसी ईयर में आपको उसका बेनिफिट मिलना चाहिए, उसे बोलते हैं मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर में पॉसिबल नहीं है, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, बट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में वो पॉसिबल होता है। ये पॉइंट आपको अभी समझ में नहीं आएगा, जब मैं आपको मैचिंग कॉन्सेप्ट बताऊंगा या फिर ये डिस्टिंग्विश में कंप्लीट कर लूँगा, उसके बाद मैं आपको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर करा दूँगा। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं अपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के पार्ट को। रेवेन्यू ट्रांजेक्शन, अगर आपको कैपिटल ट्रांजेक्शन समझ में आ गया है तो रेवेन्यू ट्रांजेक्शन समझना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। यहाँ पे जैसे कैपिटल ट्रांजेक्शन लॉन्ग टर्म होते हैं तो यहाँ पे ये शॉर्ट टर्म होते हैं और ये रेगुलर इन नेचर होते हैं। मीन्स रेवेन्यू ट्रांजेक्शन ऐसे ट्रांजेक्शन होते हैं जो रेवेन्यू इन नेचर होते हैं, मतलब वो डेली बेसिस पे होते हैं। मैंने आपको अपने फर्स्ट लेक्चर में एग्जांपल दिया था पेन परचेस करने के, तो ये रेगुलर है, बिजनेस में आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है। रॉ मटेरियल, परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, वो रेगुलर इन नेचर है। आपको रॉ मटेरियल डेली भी लग सकता है, वीकली भी लग सकता है, मंथली भी लग सकता है। पेमेंट ऑफ सैलरी, आपको मंथली बेसिस पे एम्प्लॉय को सैलरी देना पड़ता है, ये रेगुलर इन नेचर है। ऐसे कोई भी ट्रांजेक्शन जो विद इन 1 ईयर रिपीट होते रहते हैं, विद इन 1 ईयर रिपीट होते रहते हैं, उसे हम बोलते हैं रेगुलर ट्रांजेक्शन और उसे हम बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या फिर रेवेन्यू ट्रांजेक्शन। ठीक है, बेनिफिट, ये हमें शॉर्ट टर्म बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। बिकॉज आप देखो, ये पेन आपने परचेस किया तो ये आपको शॉर्ट टर्म विद इन 1 ईयर तो ख़राब होने ही वाला बेटा। रॉ मटेरियल आपने परचेस किया तो आप कुछ दिनों के बाद उसे यूज़ कर लोगे एज अ मटेरियल टू प्रोड्यूस फिनिश गुड्स, तो आपने उसका बेनिफिट ले लिया विद इन 1 ईयर। तो इसीलिए हमें जो भी रेवेन्यू ट्रांजेक्शन होते हैं उनके बेनिफिट हमें विद इन 1 ईयर मिल जाते हैं, शॉर्ट टर्म बेनिफिट। रिकॉर्डिंग तो आपको पता होगा, यहाँ पे कैपिटल ट्रांजेक्शन बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करते हैं और रेवेन्यू ट्रांजेक्शन को हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, एक्सपेंडिचर यहाँ पे जो भी एक्सपेंडिचर होते हैं वो रनिंग एक्सपेंडिचर होते हैं, रेगुलर इन नेचर होते हैं। ठीक है, फॉर द बिजनेस पर्पज़ के लिए जो भी रनिंग एक्सपेंडिचर होते हैं, रेगुलर एक्सपेंडिचर होते हैं, वो यहाँ पे रेवेन्यू ट्रांजेक्शन में कवर होते हैं। इम्प्रूव,
यहाँ पे तो मैंने आपको एग्जांपल दिया कैपिटल ट्रांजैक्शन में कि ऐसा कॉस्ट जो आपके कैपिटल ट्रांजैक्शन को, कैपिटल असेट्स को इम्प्रूव कर दे, उसके बेनिफिट को इम्प्रूव कर दे, तो उसे हम कैपिटलाइज करते हैं। रेवेन्यू ट्रांजैक्शन में क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज रेगुलर इन नेचर एंड इनकर्ड फॉर द बिजनेस ऑपरेशन एक्टिविटी। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता, ये रेगुलर इन नेचर होते हैं और बिजनेस एक्टिविटी को पूरा करने के लिए आपको ये एक्सपेंडिचर इनकर्ड करना पड़ता है। नेक्स्ट है आपका रिजल्ट। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर नॉट जनरली कैपिटलाइज, तो जो है वो कैपिटलाइज नहीं होते। कैपिटल ट्रांजेक्शन, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो इवेंचुअली क्या हो जाते हैं, रेवेन्यू, और जो रेवेन्यू ट्रांजैक्शन होते हैं वो कैपिटल में नहीं कन्वर्ट होते हैं नॉर्मली। अब मैं इसका आपको एग्जांपल एक बताता हूँ। आपने एक फिक्स असेट्स परचेस किया है जिसकी कॉस्टिंग थी 1 लाख रुपीस, ओके, और इसकी लाइफ जो थी वो सपोज 5 ईयर्स है। नाउ इसे हमें 5 ईयर्स में डेप्रिशिएट करना पड़ेगा, तो आपका फिक्स असेट्स का रिकॉर्डिंग कैसे होने वाला है, पीएनएल में और बैलेंस शीट में। यह है सपोज आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ये है आपका बैलेंस शीट। आप जब भी परचेस करेंगे तो आप यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे फिक्स असेट्स ₹1 लाख, और ईयर एंड पे आपको इसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन कितना आएगा, 1 लाख डिवाइड बाय 5 ईयर्स। तो एवरी ईयर आपको कितना डेप्रिसिएशन आने वाला है, 20,000। तो आप यहाँ पे क्या रिकॉर्ड करेंगे, लेस डेप्रिसिएशन माइनस 20,000। तो ईयर एंड में आपके पास फिक्स असेट्स बचेगा 80,000 का, और प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आप यहाँ पे रिकॉर्ड करोगे डेप्रिसिएशन 20,000। तो इसका मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे कि जो आपने फिक्स असेट्स परचेस किया था 1 लाख रुपीज़ का, उसके ऊपर एवरी ईयर आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है 20,000। तो ये 20,000 हम कहाँ पे रिकॉर्ड कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में। मतलब ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है आपका, ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है आपका, अल्टीमेटली एवरी ईयर थोड़ा थोड़ा करके ये कहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर विल इवेंचुअली कन्वर्टेड टू द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ये पॉइंट वही है, ऑल कैपिटल एक्सपेंडिचर इवेंचुअली बिकम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लाइक डेप्रिसिएशन। आई थिंक आपको ये छोटा सा एग्जांपल समझ में आ गया होगा कि जो भी हम कैपिटल ट्रांजैक्शन, कैपिटल असेट्स परचेज करते हैं, अल्टीमेटली वो कहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमारा डिफरेंस है मैचिंग। मैचिंग कॉन्सेप्ट करके एक टॉपिक है हमारे सिलेबस में, इसी चैप्टर में है, वो आगे जाके हम सीखेंगे। इसमें खाली आपको एक बात ध्यान रखना है, मैचिंग कॉन्सेप्ट का मतलब ये होता है कि जिस साल का एक्सपेंस है वो उसी साल के इनकम के साथ मैच होना चाहिए। ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर आप ट्रेडिंग बिजनेस करते हैं, मोबाइल का परचेज एंड सेल का बिजनेस है, मोबाइल आप ख़रीदते हो और मोबाइल बेच देते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, आपने जो मोबाइल परचेस किया है, पहले मैं आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे, रेवेन्यू ट्रांजैक्शन के बारे में बताता हूँ। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब ये मेरे एग्जांपल में क्या हो जाएगा, परचेस, आपने जो मोबाइल परचेस किया है, ओके। अब आपने वो मोबाइल जब सेल कर दिया, सपोज परचेस करके आप सेल कर रहे हो, आपका ट्रेडिंग का बिजनेस है, यहाँ पे सेल है, तो विद इन अ ईयर, वो साल के अंदर आपने परचेस भी किया है, सेल भी किया है, तो इनका मैचिंग पॉसिबल है, बिकॉज वो एक साल के ही ट्रांजैक्शन है। और आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, ये 1 ईयर के लिए बनता है नॉर्मली। और बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट कहाँ से बनता है, फ्रॉम द
स्टार्टिंग ऑफ बिजनेस टिल द डेट ऑफ ईयर एंड, मतलब जिस साल का बैलेंस शीट बना रहे वो। तो प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट में सबसे बड़ा डिफरेंस तो ये भी है बेटा कि जो प्रॉफिट एंड लॉस बनता है वो एक साल के लिए बनता है, बट जो बैलेंस शीट बनता है हमारा वो तो स्टार्टिंग जब से आपने बिजनेस स्टार्ट किया है और जिस दिन का आप बैलेंस शीट बना रहे हो वो पूरे पीरियड को कवर करता है। इसका एक और छोटा सा मैं आपको एग्जांपल यहाँ पे बताना चाहूँगा। जैसे आप जब बिजनेस स्टार्ट करते हो तो यहाँ पे रिकॉर्ड करते हो कैपिटल, और इसका बैलेंस जो है वो हर साल कैरी फॉरवर्ड होता रहता है। जैसे हमारे एग्जांपल में ये फिक्स एसेट्स है, जब मैंने उसे परचेस किया तो मैंने उसे 1 लाख पे रिकॉर्ड किया है यहाँ पे 1 लाख रुपीज़ में, और धीरे धीरे क्या होगा नेक्स्ट ईयर वो कितने पे चला जाएगा 80,000 पे। बट ये हमारे बैलेंस शीट में तो रहेगा 5 साल तक तो रहेगा, बिकॉज इसकी लाइफ 5 ईयर्स है, तो हमारे बैलेंस शीट में ये 5 साल तक हमें दिखेगा। तो इससे हमें ये पता चलता है कि बैलेंस शीट जो है वो स्टार्टिंग ऑफ द बिजनेस से लेके जिस दिन का आप बैलेंस शीट बना रहे हो उस दिन तक के ट्रांजेक्शन वहाँ पे रिकॉर्ड होते हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस में ईयरली 1 साल के ही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं। इसके लिए यहाँ पे मैचिंग कॉन्सेप्ट इज़ पॉसिबल। यहाँ पे अगर मैं परचेस करता हूँ तो यहाँ पे जो सेल्स होंगे मेरे वो इस परचेस से रिलेटेड होंगे। यहाँ पे अगर मैं और एक्सपेंस की बात करता हूँ आपको, जैसे मेरे यहाँ पे है सैलरी, तो सैलरी मैंने यहाँ पे पेमेंट किया इस ईयर में, तो उस एम्प्लॉय का भी बेनिफिट मैं इसी ईयर में लूँगा। ठीक है, ये हमारा अक्रूवल बेसिस पे काम करता है, अक्रूवल कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे लगता है। ठीक है, आपको ये दोनों डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा, मैचिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब यहाँ पे एक छोटा सा और टॉपिक है, मैं वो भी कवर करा देता हूँ आपका। देखिए, जो ट्रांजैक्शन होते हैं हमारे, ट्रांजैक्शन को 2 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं, कैपिटल और रेवेन्यू में। कैपिटल ट्रांजैक्शन को फिर से हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, कैपिटल पेमेंट और रिसिप्ट। मतलब कौन से ट्रांजैक्शन है जो पेमेंट से रिलेटेड है और रिसिप्ट से रिलेटेड है। एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। पेमेंट, कौन से ट्रांजैक्शन है जो पेमेंट से रिलेटेड है, तो वो है, देखो पेमेंट का मतलब आप एक्सपेंडिचर भी समझो और यहाँ पे रिसिप्ट भी समझो। पेमेंट मतलब एक्सपेंडिचर होता है। तो यहाँ पे कैसे है, फिक्स असेट्स परचेस, ये जो है एग्जांपल फिक्स असेट्स परचेस। आप फिक्स असेट्स परचेस करोगे तो उसको कौन सा ट्रांजैक्शन माना जाएगा, कैपिटल बट एक्सपेंडिचर बोलते हैं हम, या फिर कैपिटल पेमेंट ट्रांजैक्शन है वो। डोनेशन पेड, आपने किसी को डोनेशन दिया है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपने कहीं पे किया है। इम्प्रूवमेंट एक्सपेंडिचर, ये जो एक्सपेंडिचर्स हैं ये कैपिटल इन नेचर होते हैं। यहाँ पे आपके पास से फंड का आउटफ्लो होता है, पेमेंट होता है। अगर आपके पास पेमेंट आ रहा है तो उसे क्या बोलेंगे, रिसिप्ट। कौन से ऐसे ट्रांजैक्शन है जो रिसिप्ट हैं, कैपिटल रिसिप्ट है। तो देखिए यहाँ पे एग्जांपल, सेल ऑफ फिक्स असेट्स। सेल ऑफ फिक्स असेट्स जो है वो रेगुलर इन नेचर तो है नहीं, आप रोज़ असेट्स को सेल तो करते नहीं। आपने असेट्स परचेस किया है फॉर द पर्पज़ ऑफ प्रोडक्शन, तो इसके लिए यहाँ पे वो कवर हो जाएगा, आपके पास से मनी आएगी। ये एग्जांपल्स जो है आपके जो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे हैं आपको, तो आपको यहाँ पे थोड़ा ध्यान देके रखना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म लोन, अगर आपने लोन लिया है, ठीक है बेटा, अगर आपने लोन लिया है वो भी लॉन्ग टर्म है, तो वो रिसिप्ट, आपके पास पैसे आए हैं तो कौन सा रिसिप्ट होगा, वो कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल इन्वेस्टेड इन बिजनेस, तो आप बिजनेस में जो भी पैसे इंट्रोड्यूस करते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, मोर देन 1 ईयर के लिए होता है, तो इसके लिए वो कैपिटल रिसिप्ट माना जाता है। ओके, अब रेवेन्यू की ट्रांजैक्शन की बात करते हैं। रेवेन्यू ट्रांजैक्शन को भी आप पेमेंट और रिसिप्ट में डिवाइड कर सकते हो। पेमेंट का मतलब जो प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड होगा उसे हम रेवेन्यू पेमेंट कहेंगे। एग्जाम्पल में हो गया है आपका सैलरी, परचेज, रेंट। आपको जो भी एक्सपेंडिचर समझ में आता है सब आप यहाँ पे एग्जाम्पल में लिख सकते हो। और रिसिप्ट का मतलब जो आप ट्रेडिंग अकाउंट के, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करोगे, क्योंकि वो आपका रेवेन्यू रिसिप्ट है। जैसे सेल तो आपका रेगुलर ट्रांजैक्शन है। रेंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम द सप्लायर,
वेंडर्स और क्रेडिटर्स, कमीशन रिसीव्ड, ठीक है, तो इसे हम बोलेंगे रेवेन्यू रिसीव्ड। तो इस तरीके से आपको जो भी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तो आपको हमेशा कैपिटल एक्सपेंडिचर पे ही नहीं ध्यान देना, कैपिटल रिसीव्ड पे भी ध्यान देना पड़ेगा। आपको ट्रांजैक्शन 4 तरीके से सोचने पड़ेंगे। पहले तो वो कैपिटल है कि रेवेन्यू, अगर कैपिटल भी है तो रिसीट है कि पेमेंट है, और रेवेन्यू ट्रांजैक्शन है तो रिसीट है कि पेमेंट है। इस तरीके से हम ट्रांजैक्शन को सोच के उसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। थ्योरी में हमारा एक पार्ट और बचा है यहाँ पे, जो है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखिए इसका नाम क्या है, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मीन्स ऐसा एक्सपेंडिचर जो विद इन 1 ईयर में हो जाता है और उसका जो रिपीटेशन है वो रेगुलर इन नेचर होता है, हमारे नॉर्मल बिजनेस से रिलेट होता है, उसे हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। अब यहाँ पे वर्ड आ गया डिफर्ड। इसका मतलब ये होता है कि ऐसा एक्सपेंडिचर, ठीक है, ऐसा एक्सपेंडिचर जो रेवेन्यू नेचर तो है बट उसका बेनिफिट हमें 1 साल से ज़्यादा मिलने वाला है। वो रेवेन्यू भी है और बेनिफिट भी उसका 1 साल से ज़्यादा मिलेगा, तो ऐसे एक्सपेंडिचर को हम बोलेंगे डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। अभी इसका हम डेफिनेशन देख लेते हैं यहाँ पे। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इन नेचर बट इट is return of charge to profit and loss account in more than one accounting period because it is estimated that benefit of such expenditure will occur in more than one financial year। बेनिफिट जो उसका अकर होने वाला है वो आपको 1 साल से ज़्यादा का मिलने वाला है। दिस टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर आर कैरी फॉरवर्ड एंड रिटर्न ऑफ इन फ्यूचर अकाउंटिंग पीरियड। एग्जाम्पल हैवी एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर। देखिए बेटा, एडवर्टाइजिंग जो एक्सपेंडिचर होता है, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर होता है वो तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में होता है, ठीक है। लेकिन आपने ऐसा एक्सपेंडिचर किया है, बहुत हैवी लेवल पे एक्सपेंडिचर किया है जिसका बेनिफिट आपको 1 साल से ज़्यादा मिलने वाला है, ठीक है, तो उस एक्सपेंडिचर को हम क्या बोलेंगे, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और उस तरीके से उसे राइट ऑफ करेंगे। यहाँ पे जो एग्जाम्पल मैं आपको एक दे सकता हूँ, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ये आपका बैलेंस शीट। आपने एक बहुत हैवी ये एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर किया है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर किया है, सपोज आपने 10 लाख का, और आपका एक्सपेक्टेशन है इसका बेनिफिट जो है मुझे आपको सपोज 5 ईयर्स तक मिलने वाला है। 5 ईयर्स तक इस एडवर्टाइजिंग का आपको बेनिफिट मिलने वाला है। तो इसे हम कैसे ट्रीट करेंगे, तो आप बैलेंस शीट में यहाँ पे रिकॉर्ड करोगे असेट्स एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर कितना, 10 लाख, और जब उसका बेनिफिट हमें 5 साल में मिलने वाला है तो इसको स्प्लिट भी हमें 5 ईयर्स में करना पड़ेगा। तो इसको डिवाइड बाय कर देंगे 5 से, तो आपका यहाँ पे आएगा ₹2 लाख पर ईयर। जैसे आप डेप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट करते हो ना, सेम उसी तरीके से है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेस रिटर्न ऑफ, कितना रिटर्न ऑफ होगा, 2 लाख पर ईयर, और यहाँ पे बैलेंस कितना आएगा, 8 लाख। ये आगे वाले सालों में हम इसे क्या करेंगे, वापस से राइट ऑफ करेंगे। और जो 2 लाख का है यहाँ पे आप लिखोगे एडवर्टाइजिंग कितना, 2 लाख, ठीक है। तो इस तरह से हम डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। आपका एडवर्टाइजिंग का एक्सपेंसेस कितना था, 10 लाख का था,
उसका बेनिफिट 5 ईयर्स से मिलने वाला था, तो उसको डिवाइड करके पर ईयर हम निकाल लेंगे कि बेनिफिट हमें पर ईयर कितना मिलने वाला है। जो पर ईयर बेनिफिट होगा वो प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड होगा, और जो बैलेंस बचेगा वो आपके असेट साइड में होगा, और उसको नेक्स्ट ईयर में आप कैरी फॉरवर्ड करके हर एवरी ईयर 2 लाख चार्ज करते जाएंगे, और ये धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा ये एक्सपेंडिचर। तो इसे हम बोलते हैं डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये देखिए, चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, रिटर्न ऑफ। तो हमारे एग्जांपल में हमने कितने का रिटर्न ऑफ किया था यहाँ पे, ₹2 लाख का। ठीक है, वो प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड हो जाएगा, बैलेंस जो बचेगा वो बैलेंस शीट में कैरी फॉरवर्ड होता रहेगा आपका। ठीक है, अब यहाँ पे एक पॉइंट और है बेटा, ट्रीटमेंट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ट्रीटमेंट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर। मतलब कौन से सिचुएशन में आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को क्या मान लोगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर। वो है तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, लेकिन हमें मानना पड़ेगा वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो वो कौन से सिचुएशन में, देखिए ये टॉपिक को समझने के लिए मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बताता हूँ। आप ये बात ध्यान में रखिए कि कैपिटल एक्सपेंडिचर से रिलेटेड उसके सपोर्टिंग में जो भी आप एक्सपेंडिचर करोगे उसको भी हम कैपिटल मान लेंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर से, जैसे आपने फिक्स असेट्स परचेस किया वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, उसके सपोर्टिंग के लिए आप जो भी एक्सपेंडिचर इनकर्ड करोगे तो उसे हम मान लेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो इस बात को आप ध्यान में रखते हुए ये पॉइंट्स हम यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे पहला एग्जांपल दिया है रिपेयर्स का। रिपेयर एक्सपेंडिचर इज अ रेवेन्यू इन नेचर। नॉर्मली रिपेयर्स जो है वो कहाँ पे रिकॉर्ड होता है, आपके प्रॉफिट एंड लॉस में, तो रेवेन्यू इन नेचर होता है। बट ह्यूज अमाउंट इनकर्ड ऑन सेकेंड हैंड मशीन इन ऑर्डर टू ब्रिंग इट टू वर्किंग कंडीशन। देखो मशीन जो होता है, मशीन जो होता है, ये कौन सा ट्रांजैक्शन आपका कैपिटल है, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है ये। तो आपने सेकेंड हैंड मशीन परचेस की है, वो कैपिटल ट्रांजैक्शन है। बट वो मशीन को रन करने के लिए, वो सेकेंड हैंड मशीन है, उसको रन करने के लिए आपको उसके अंदर एक्सपेंडिचर करना पड़ा, तो उस एक्सपेंडिचर को भी हम इस मशीन के कॉस्ट में ऐड कर देंगे। तो ये जो रिपेयर, मैंने यहाँ पे रिपेयर वर्ड है, यहाँ पे रिपेयर्स जो हमने इनकर्ड किया है कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, तो उसको सेकेंड हैंड मशीन के साथ हमें ऐड करना पड़ेगा। एग्जांपल के लिए अगर मैंने मशीन परचेस की है 50,000 रुपीज़ की, और उसके ऊपर हमने एक्सपेंडिचर जो इनकर्ड किया है वो 5,000 का है, 5,000 का है, तो टोटल जो मेरा सेकेंड हैंड मशीन का कॉस्ट आएगा वो कितना आ जाएगा, 55,000। तो मुझे प्रॉफिट एंड लॉस में, मैं जो बैलेंस शीट में कॉस्ट कितना रिकॉर्ड करना है, 55,000। तो ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है इसमें प्लस 5,000 हो जाएगा, और टोटल 55,000 हमें बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। और इसके ऊपर जो भी डेप्रिसिएशन है वो डायरेक्टली इसके ऊपर लगा। अगर 10% का डेप्रिसिएशन है तो 5,500 का आपको डेप्रिसिएशन वहाँ एवरी ईयर चार्ज करना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका पॉइंट वेजेस। वेजेस कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के या फिर ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। सैलरी है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। अब ये वेजेस कब हम कैपिटलाइज करेंगे तो देख लेते हैं यहाँ पे। नॉर्मली वेजेस आर रेवेन्यू इन नेचर, बट वेजेस पेड टू वर्कर फॉर कंस्ट्रक्शन और इंस्टॉलेशन ऑफ फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट मैंने आपको ट्रिक क्या बताई थी, कैपिटल एक्सपेंडिचर से कोई भी एक्सपेंस होना चाहिए रिलेट। तो आपने यहाँ पे क्या किया है, कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है, उसके लिए आपने लेबर को पेमेंट किया है फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ फिक्स एसेट्स, और लेबर को आपने पेमेंट किया है। तो ये जो वर्कर को हम पेमेंट करते हैं इसे भी हम कैपिटलाइज करेंगे। कैपिटलाइज मतलब ये कॉस्ट को कहाँ पे आप ऐड कर दोगे, फिक्स एसेट्स के कॉस्ट में। तो ऐड टू फिक्स एसेट्स, तो इस कॉस्ट को फिक्स एसेट्स में ऐड कर देंगे। विल बी ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड एडेड टू कॉस्ट ऑफ दैट असेट्स। ठीक है, सिंपल है। जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर से रिलेटेड खर्चे हैं उसको उनमें ऐड कर दो, बस इतना ध्यान में रखना है आपको। नेक्स्ट, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस।
ऑल द एक्सपेंसेस पेड इन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है, एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपनी आप जो भी एक्सपेंस इनकर्ड करते हो एट इनिशियल लेवल उसे हम बोलते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर या एक्सपेंसेस ऑफ द फॉर्मेशन शुड बी ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रिकॉर्डेड इन द बैलेंस शीट असेट साइड। तो जो भी प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं उसको बैलेंस शीट के असेट साइड में हमें रिकॉर्ड करना पड़ता है। नेक्स्ट है आपका ब्रोकरेज, गवर्नमेंट स्टैम्प ड्यूटी एंड लीगल एक्सपेंसेस। ऑल द एक्सपेंसेस पेड ऑन द परचेज ऑफ प्रॉपर्टी, यहाँ पे भी आ गया ना प्रॉपर्टी, फिक्स एसेट्स विल बी चार्ज टू कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कोई आप प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हो और उसके रिगार्डिंग आपने ब्रोकरेज या गवर्नमेंट स्टैम्प ड्यूटी वगैरह पे किया है तो उसको भी आपको उसके कॉस्ट में ऐड करना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड नहीं करना है। ठीक है। रॉ मटेरियल एंड स्टोर्स, दीज आर जनरली रेवेन्यू इन नेचर, बराबर है। रॉ मटेरियल तो हम ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड कर लोगे आप स्टोर्स को। बट इफ़ रॉ मटेरियल एंड स्टोर्स कंज्यूम्ड इन मेकिंग, आ गया ना बेटा मेकिंग फिक्स एसेट्स, हर जगह फिक्स एसेट्स का रेफरेंस आ रहा है, द सेम शुड बी ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो उसे भी हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे। नेक्स्ट है आपका डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, ऑल एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर डेवलपमेंट ऑफ माइंस एंड प्लांटेशंस शुड बी ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो माइंस और प्लांटेशन के लिए आप कोई भी एक्सपेंडिचर करोगे तो आपको उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर मानना पड़ेगा। ठीक है। तो एक छोटा सा टॉपिक था, इस टॉपिक में ट्रिक यही था कि कैपिटल रिलेटेड अगर एक्सपेंडिचर हैं तो आप उसे कैपिटलाइज कर दो, भले वो जो उससे सपोर्टिंग एक्सपेंडिचर रेवेन्यू इन नेचर है फिर भी उसे हम कैपिटलाइज करेंगे क्योंकि वो एक्सपेंस किसके लिए किया गया है, कैपिटल ट्रांजेक्शन के लिए। तो यहाँ पे हम अपने लेक्चर को एंड करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, जो प्रैक्टिकल्स क्वेश्चंस हैं, आप ये सारे क्वेश्चन आपको इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में मिल जाएंगे, तो वो क्वेश्चन प्रैक्टिकल्स क्वेश्चन जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना। ठीक है, ओके।